बीबीसी दुनिया में आज देखिए, वेस्ट बैंक में भी शुरू हुई इजराइल की बड़ी कार्रवाई। 4 शहरों में एक साथ ऑपरेशन चला रही इजरायली सेना। जेनिन समेत कई रिफ्यूजी कैंप्स में घुसी इजरायली सेना। कहा, ईरान समर्थित चरमपंथ को खत्म करना जरूरी। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। वेस्ट बैंक में इजरायली कार्रवाई का मकसद क्या, बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। यूक्रेन ने माना पोक्रोस्क शहर के पास सैनिक बढ़ा रहा है रूस। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की कार्रवाई जीत की योजना का हिस्सा। अमेरिका में इमिग्रेशन से जुड़े नए नियम से क्या कम होंगी वहां रह रहे भारतीयों की मुश्किलें, दिखाएंगे अमेरिका से खास रिपोर्ट। कई महीनों से इजराइल गाजा में सैन्य कार्रवाई तो कर ही रहा है, तब से कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी हिंसा की खबरें आती रही हैं। लेकिन अब इजराइल ने वेस्ट बैंक में भी बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। संघर्ष विराम की कोशिशों के बीच सैन्य कार्रवाई के इस बढ़े दायरे से किस ओर मुड़ रहा है जंग का रुख, बात कवर स्टोरी में। इजरायली सुरक्षा बल अब वेस्ट बैंक के उत्तर में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। माना जा रहा है कि पिछले 20 सालों में वेस्ट बैंक में हुए बड़े सैन्य ऑपरेशंस में से एक है। चैरिटी संस्था पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट का कहना है कि इस कार्रवाई में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है। हमास ने कहा है कि इसमें से 6 हमास के लड़ाके हैं। 6 की मौत जेनिन के पास ड्रोन हमले में हुई और 5 की मौत जॉर्डन वैली के अल-फराह शरणार्थी कैंप में हवाई हमले से हुई है। वेस्ट बैंक के कम से कम 4 शहरों में इजरायली सेना ऑपरेशन चला रही है। वहां से बाहर आ रही खबरों के मुताबिक जेनिन की ओर जा रही प्रमुख सड़कों को बंद कर दिया गया है। जेनिन के शरणार्थी कैंप में गोलीबारी चल रही है। और इस कार्रवाई के बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं वेस्ट बैंक के जेनिन में मौजूद बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन। ये सड़क जो अभी खाली नजर आ रही है, ये उन मुख्य सड़कों में से एक है जो जेनिन के बीच से निकलती है। बीते अक्टूबर में हमास के हमले के बाद से इन सड़कों ने ऐसी कार्रवाइयां कई बार देखी हैं, लेकिन ये ऑपरेशन कुछ अलग लग रहा है। ये पूरे उत्तरी वेस्ट बैंक में व्यापक और अत्यधिक संगठित ऑपरेशन का हिस्सा है। ऐसे ही ऑपरेशन कई शहरों में जारी हैं। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये ऑपरेशन क्यों किए जा रहे हैं। ऐसे ऑपरेशन जो यहाँ के लोगों ने गुजरे दशकों में नहीं देखी। इसराइल के विदेश मंत्री का कहना है कि ये आतंक रोधी अभियान है, जिसे वो ईरान समर्थित आतंकवादी बुनियादी ढांचे के खिलाफ चला रहा है। लेकिन पिछले 10 महीनों में निन, नेब्लुस, तुलकर्म जैसे शहरों में इजरायली सेना हर हफ्ते घुसपैठ करती रही है। ऐसे में ये साफ नहीं है कि क्या बदला है, इजरायली सेना के निशाने पर कौन है, और उधर फलस्तीनी अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ जारी हिंसा के गंभीर और खतरनाक परिणाम होने वाले हैं। गाजा में जंग शुरू होने के बाद से ही वेस्ट बैंक में हिंसा काफी बढ़ गई है और तब से अब तक वहां 600 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। बहरहाल इजरायली सेना का कहना है कि उसने गाजा से एक इजरायली बंधक को छुड़ाया है, जिसका अस्पताल में इलाज हो रहा है। कैद फरहान अल-कादी एक अरब इजरायली हैं जो कि एक किबुत्स में बतौर गार्ड काम करते थे। उन्हें हमास ने 7 अक्टूबर को अगवा कर लिया था। रिहाई के बाद वो अपने परिवार से मिले और उनकी वापसी से उनका परिवार राहत महसूस कर रहा है। गजा जंग में अब तक 8 इजरायली बंधकों को छुड़ाया जा चुका है। बाकी के बंधकों को जल्द से जल्द रिहा करवाने की मांग भी की जा रही है। और बात रूस यूक्रेन युद्ध की। रूसी टेलीग्राम चैनल्स के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूस के रोस्तोव क्षेत्र में मौजूद एक तेल डिपो के टैंकरों को आग के हवाले कर दिया है। रूसी सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें सामने आई हैं। रोस्तोव के गवर्नर का कहना है कि क्षेत्र में 4 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया गया है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस के कुर्स्क इलाके में की गई यूक्रेनी कार्रवाई उस जीत की योजना का हिस्सा है जिसको वो अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ साझा करने वाले हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य रूस पर दबाव बनाकर जंग खत्म करवाना है। यूक्रेन का कहना है कि उसकी सेना कुर्स्क में आगे बढ़ती जा रही है और नए इलाकों पर कब्जा करती जा रही है। साथ ही रूसी सैनिकों को बंधक भी बना रही है। यूक्रेनी सेना के प्रमुख के मुताबिक उसने अब तक 100 रिहायशी इलाकों पर कब्जा कर लिया है और करीब 600 युद्धबंदी उसकी हिरासत में है। हालांकि यूक्रेन ने यह भी कहा है कि उसके पूर्वी छोर पर हालात मुश्किल बने हुए हैं क्योंकि रूस वहां और ज़्यादा सैनिकों को भेजता जा रहा है और अब उसने पोक्रोस्क शहर के पास एक और गांव पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हाल ही में यूक्रेनी शहरों पर रूसी हमलों के दौरान यूक्रेन ने पश्चिमी देशों की तरफ से मिले F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रूसी ड्रोन्स को निशाना बनाया। Already in this huge attack of Russians, we destroyed already some missiles and drones using F-16.
I will not share how many, but we did it thanks to partners that they gave us F-16s provided to us. But again, it's not enough. We're a small number of F-16, and we need to do wider training mission and etc. We have propositions to the United States. It depends on their permission. They have to be positive on it. They have to look at this real. और कार्यक्रम में आके दिखाएंगे कहां एक जगह खिले 80,000 सूरजमुखी के फूल। इस साल नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और वहां इमिग्रेशन यानी दूसरे देशों से आने वाले लोगों का मुद्दा काफी गर्माया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले दिनों अप्रवासन से जुड़े नियमों में बदलाव का ऐलान किया था। इससे बड़ी संख्या में भारतीयों को भी फायदा होने की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका के टेक्सास राज्य के एक जज ने इस पर रोक लगा दी है। फिलहाल ये रोक 2 हफ्तों के लिए है, लेकिन इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। चुनाव से ठीक पहले इमिग्रेशन नियमों पर चली इस खींचतान को कैसे देख रहे हैं वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोग? देखिए न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट। जैक भारतीय नागरिक हैं। वो पेशे से अकाउंटेंट हैं, मगर अमेरिका में काम करने के लिए वैध दस्तावेज न होने के कारण वो चुपके से काम कर रहे हैं और अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते, इसलिए हम उन्हें जैक कहकर बुला रहे हैं। 2016 में आया था मैं। आने के बाद जो है यहाँ पर शादी हुई हमारी 2017 में। फिर 2017 में शादी होने के बाद उन्होंने जो है फाइल किया ग्रीन कार्ड के लिए प्रोसेस। तो जो है 2018 में वर्क परमिट आया जून जुलाई के आसपास। फिर उसके बाद सितंबर या अक्टूबर में कुछ इंटरव्यू हुआ हमारा, बट इन 2003 आई थिंक दे हैव रिजेक्टेड माय केस। जैक एक बार फिर ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ग्रीन कार्ड मिलने पर वो हमेशा के लिए अमेरिका में रह पाएंगे और खुलकर काम भी कर सकते हैं। नए नियम कहते हैं कि अगर किसी अमेरिकी नागरिक के पति या पत्नी के पास अमेरिका में रहने के वैध दस्तावेज नहीं हैं, तो उन्हें 3 साल तक अमेरिका में रहने और काम करने की रियायत दी जाएगी, ताकि वो आसानी से ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकें। अमेरिकी सरकार का कहना है कि इससे करीब 5 लाख लोगों को फायदा हो सकता है। आपको पहले पैरोल इन प्लेस दिया जाएगा और उन 3 सालों के अंदर आप अपने ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन इमिग्रेशन में सबमिट कर पाओगे। बहुत से भारतीय नागरिक स्टूडेंट वीजा लेकर अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद नौकरी के लिए H-1B या दूसरे जॉब वीजा लेते हैं। अनुमान है कि ऐसे लाखों भारतीय नागरिक ग्रीन कार्ड के इंतजार में हैं। इन्हीं में से एक हैं स्वाति गर्ग। साल 2009 में जयपुर से वो ह्यूस्टन आई। मास्टर्स डिग्री करने के बाद साल 2013 में उन्होंने H-1B वीजे पर अमेरिका में काम करना शुरू किया। 2019 में उन्होंने आवेदन किया, लेकिन उसके बावजूद अब तक उन्हें ग्रीन कार्ड नहीं मिल पाया है। मैं 1 दशक से भी ज्यादा समय से अमेरिका में यहीं रह रही हूँ। दोस्त और परिवार यहीं हैं मेरे। मैं बहुत समय से भारत नहीं गई हूँ। अगर मुझे जाना पड़ा तो मुझे सब कुछ गंवाना पड़ सकता है। सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ सकता है। स्वाति अकेली नहीं है। अमेरिकी अप्रवासन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में H-1B वीजा धारक और उनके परिजनों समेत 12 लाख से ज्यादा भारतीय ग्रीन कार्ड के इंतजार में हैं। इनमें से कुछ लोगों को ग्रीन कार्ड के लिए 20 से 25 साल या उससे भी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी अप्रवासन विभाग हर देश के लिए 1 साल में नौकरी के आधार पर सिर्फ 14,700 ग्रीन कार्ड ही जारी करता है। H-1B वीजा को कई बार रिन्यू भी करवाना पड़ता है। इस वीजा धारक के परिजन भी इसी वीजे पर निर्भर होते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे 21 साल के हो जाएं, तो उन्हें अपने लिए अलग से वीजा हासिल करना होता है या फिर भारत वापस जाना पड़ता है। अमेरिका में H-1B वीजे पर नौकरी कर रहे भारतीय कई सालों से ग्रीन कार्ड देने के नियमों को और लचीला करने की मांग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो बैकलॉग है इंडिया का है, फिर चाइना का है। लोग बोलते हैं कि हमें इकोनॉमी बढ़ानी है, हमें करना है। हर नेता यही कहता है, आपको इकोनॉमी बढ़ानी है तो H-1B वालों को ग्रीन कार्ड दो। अमेरिका में जा बसने की ख्वाहिश रखने वाले भारतीयों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। साल 2020 में भारतीय मूल के अमेरिकियों की संख्या साल 2010 के मुकाबले 54.7% बढ़कर करीब 44 लाख हो गई। 2021 में अमेरिका में अवैध ढंग से रह रहे कुल 64 लाख लोगों में 7,25,000 भारतीय थे। शेखर कृष्णन न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल में 2021 में भारतीय मूल के पहले सदस्य चुने गए।
वो अमेरिका में बिना कागजात के रह रहे लोगों की मदद के लिए कानून बनाए जाने की वकालत करते हैं। परिवार यहाँ मौकों और अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन की तलाश में आते हैं। हमें उनकी मदद के लिए और कोशिश करनी चाहिए और उसी लिहाज से हर स्तर पर बेहतर नीतियाँ बनानी चाहिए। भारतीय मूल के कई अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि इमिग्रेशन पर डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियां बेहतर होती हैं, मगर अमेरिकी संसद में 1990 के दशक के बाद से अब तक प्रवासन में सुधार से जुड़ा कोई अहम कानून पारित नहीं हुआ है। इमिग्रेशन की पॉलिसी को थोड़ा सा इन लोगों ने, आप किसी पे कहें तो विश्वास करें तो विश्वास करने के लायक इंडियन डायस्पोरा ऐसा नहीं मानता है कि हम किसी के ऊपर किसी एक को लेके चलें। उनको सबको पता है कि एंड में ये दोनों पार्टीज का शायद रवैया एक जैसा हो जाता है, कानूनी मामलों में पॉलिटिकल इनमें उलझा देते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों के पति या पत्नी को 3 साल तक अमेरिका में रहने और काम करने की रियायत तब दी थी जब वो नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि ये बदलाव वोटरों को लुभाने के लिए किए गए थे। पिछले हफ्ते टेक्सास समेत रिपब्लिकन पार्टी की सरकारों वाली 16 प्रांतों ने बाइडेन प्रशासन की इमिग्रेशन नीति के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इस हफ्ते सोमवार को जज ने फैसला देते हुए कहा कि बाइडेन प्रशासन फिलहाल 2 हफ्तों के लिए इस नीति के तहत जो आवेदन आ रहे हैं उन पर मंजूरी ना दे। रिपब्लिकन पार्टी की जो सरकारें हैं उनका ये कहना है कि ये नीति कांग्रेस की मंजूरी के बगैर लागू की गई है। तो रिपब्लिकन पार्टी के इस दांव का चुनावी राजनीति पर क्या असर होगा? I think what's going to happen is that if you have इससे प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ी है और उनके परिवार के लोग अमेरिकी नागरिक हैं। ऐसे पति या पत्नी जो इस नीति से सीधे प्रभावित हैं, उनकी संख्या 5 लाख के करीब है, पर उनके पार्टनर या परिवार को मिला लें तो कुल संख्या 10 लाख के आसपास हो सकती है। इनके परिवार के लोग अमेरिकी नागरिक हैं, इसीलिए वो इसे लेकर वोट कर सकते हैं और हो सकता है कि वो रिपब्लिकन्स के खिलाफ वोट करें क्योंकि रिपब्लिकन ही इस नीति का विरोध कर रहे हैं। Because it's the Republican coalition that's leading this effort to prevent keeping families together from going forward. अमेरिका में वैसे तो भारतीय मूल के वोटरों की संख्या कुल अमेरिकी वोटरों का करीब 1% ही है, लेकिन स्विंग स्टेट्स कहे जाने वाले प्रांत जैसे पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, इनमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों की हार और जीत में भारतीय मूल के वोटर भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। मगर फिलहाल अमेरिका में प्रवासन से जुड़े कानूनों में सुधार या किसी अहम बदलाव के आसार नजर नहीं आ रहे। रिपब्लिकन राज्यों की याचिका पर आए कोर्ट के आदेश के बाद तो मामला और उलझ गया है। ऐसे में भारत से आकर अमेरिका में बिना जरूरी दस्तावेजों के रह रहे कई सारे लोगों को जरूरी मंजूरियां मिलने में अभी कुछ और वक्त इंतजार करना होगा, लेकिन कब तक ये कोई नहीं जानता। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क। तो अमेरिकी चुनाव में भारतीय वोटर भी मायने रखते हैं। और सोचिए क्या हो अगर एक ही जगह 80,000 सूरजमुखी के फूल खिले हों। ऐसा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है आजकल इंग्लैंड के एक फार्म में। मौसम इन फूलों के लिए तोहफा बनकर आ गया। कैसे? देखिए हमारे संवाददाता स्टुअर्ट वुडवर्ड की रिपोर्ट। जहां तक नजर जाती है सिर्फ सूरजमुखी के फूल नजर आते हैं। एसेक्स से थोड़ा बाहर आते ही आपको ये 80,000 सूरजमुखी के फूल दिखते हैं, यानी कि लोगों के चुनने के लिए बेशुमार। ये बहुत सुंदर है। मैं एक बार पहले भी अपनी माँ के साथ यहाँ आई थी और मेरी बेटी भी आना चाहती थी। सूरजमुखी काफी बड़े हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो मुस्कुरा रहे हों। ये एक फैमिली बिजनेस है जो 20 सालों से चल रहा है, लेकिन इन गर्मियों में सौदा होने की कोई गारंटी नहीं थी। कई लोगों को लगा कि पौधों के लिए मौसम काफी ठंडा है और काफी नमी भी थी, लेकिन हमारे पौधे तो बढ़िया उगे हैं। हमने देश भर में कई सूरजमुखी के किसानों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की, पर दुख की बात है कि कई तो इस साल काम शुरू भी नहीं कर पाए। ब्रिटल में बीते महीने 31 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ऐसा इसलिए है कि पूर्वी एंग्लिया और दक्षिण पूर्वी इलाके अटलांटिक के मौसम से कम प्रभावित होते हैं। सूरजमुखी की तरह ही यहाँ पर लोग दूसरे जंगली फूल भी तोड़ सकते हैं। आने वाले दिनों में ज्यादा धूप होगी, जिससे कुछ और हफ्ते ये सूरजमुखी के फूल लोगों को तब तक लुभाते रहेंगे जब तक कि फसलों के कटने का वक्त नहीं आता।
और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे BBC हिंदी के फेसबुक पेज और YouTube चैनल पर लाइव।